गुड इवनिंग बच्चों। बीकॉम पार्ट थर्ड के हम फर्स्ट पेपर के प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी लेंगे। तो हमने प्रशिक्षण के अर्थ और परिभाषाएं पढ़ी थी। सामान्य शब्दों में प्रशिक्षण किसी कर्मचारी को विशिष्ट कार्य करने के योग्य बनाने की प्रक्रिया है। उसके संबंध में एडविन फिलिप्पो और बीच और डेल योडर ने भी अपनी परिभाषाएं दी। साथ में कीथ डेविस ने उन्होंने अच्छी परिभाषा दी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण किसी व्यक्ति को नवीन अनुभव प्रदान करता है जो उसके ज्ञान, कौशल एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन और साथ में आचरण में परिवर्तन लाता है। तो प्रशिक्षण कर्मचारियों को कार्य गुण और कार्यविधि तथा विशिष्ट कौशल का ज्ञान करवाने की प्रक्रिया है जिससे उत्पादकता और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसी के आधार पर प्रशिक्षण के उद्देश्य तय किए गए हैं। तो उनको भी एक बार देखिए कि प्रशिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो टिफिन ए मैककॉर्मिक ये विद्वान हैं मैनेजमेंट में। तो इन्होंने प्रशिक्षण के उद्देश्य को तो कुछ भागों में बांटा गया है। जो देखिए, कर्मचारियों के ज्ञान एवं चातुर्य का विकास करना, यानी कर्मचारी में जो नॉलेज है और जो नॉलेज को उपयोग में लेने की जो क्षमता है तो उस चतुरता का विकास करना जिससे कि कर्मचारियों को अपने वर्तमान एवं भावी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। तो उनके जानकारी में और उनकी जो जानकारी को उपयोग करने की जो चतुराई है उसमें विकास करना जिससे कि वो जिस पद पर जो कार्य कर रहे हैं वहाँ अपने वर्तमान और भावी कार्यों को सफलतापूर्वक किया जा सके। दूसरा उसका उद्देश्य है कार्य के संबंध में सामान्य सूचनाएं सदस्यों तक पहुंचाना। यानी ट्रेनिंग के द्वारा आपने देखा होगा जो भी सामान्य सूचना होती है उस प्रशिक्षण के लिए, जिस पद के लिए जो संभावित पद है जिस पर वो जा रहा है तो उस पद के संबंध में जो सूचना है, वहाँ जाके जो कार्य करना है उसके संबंध में जो भी सूचनाएं और जानकारी है उनको उस ट्रेनिंग के तक पहुँचाना, यानी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उन तक पहुँचाना। कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। जो भी कर्मचारी हैं जो एक निश्चित दृष्टिकोण अपना लेते हैं धीरे धीरे कार्य करते करते, या पहले से ही वो एक निश्चित विचारधारा के ढांचे में ढले रहते हैं, तो उनकी उस मिथकता को तोड़ना और जो वास्तविकता है उस कार्य से जुड़े हुए उनसे परिचय कराने के लिए आवश्यक हो जाता है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन किया जाए जिससे कि किसी तरह का कोई टकराव या विरोध न हो सके। तो ये 4-5 बातें इन्होंने बताई थी प्रशिक्षण के संबंध में। उनके अलावा भी और कुछ बातें हैं, उद्देश्य हैं प्रशिक्षण के, उनको भी देखिए। कार्य समस्याओं से नज़दीक से परिचित होना, यानी जिस कार्य पर जा रहे हैं करने के लिए तो उस कार्य से जुड़ी हुई जो भी जोखिम है और जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी आने वाली है उनसे पहले से ही परिचित होना जिससे कि किसी तरह की घबराहट और हड़बड़ाहट ना हो सके, थोड़ा धैर्य बना रहे। तो वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जो नुकसान हो सकता है या जो भी संभावनाएं बनी रहती है जोखिम की या समस्याओं की, तो उनसे पहले से ही परिचित कराना। ये भी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ये भी ट्रेनिंग का ये उद्देश्य है। कर्मचारियों में अच्छे निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, यानी जो भी कर्मचारी किस कार्य पे हैं तो उनको पॉजिटिव डिसीजन लेने के लिए जो संस्था के हित में हो, कार्य के हित में हो और उनकी स्वयं की डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन जो पावर है, निर्णय क्षमता, उसको भी डेवलप करने के लिए आवश्यक है कि ट्रेनिंग पर उनको भेजा जाए। आपने देखा होगा कुछ ट्रेनिंग ऐसी होती है जिनमें तो डिसीजन को लेकर ही कुछ कार्य प्रणाली अपनाई जाती है ताकि वो बेहतर, उनके सामने एक परेशानी रख दी जाती है ग्रुप बना करके और उनके सामने उस परेशानी के विकल्प दिए जाते हैं कि इस तरह की ये है, इनमें कौन से निर्णय को अपना जाए। तो श्रेष्ठतम निर्णय को वो चुनते हैं, तो उनमें अपने आप ही डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। कर्मचारियों को दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सक्षम बनाना। आपने देखा होगा जब नई नई भर्ती होती है तो अपने स्वयं के दृष्टिकोण होते हैं उन पर ही टिके रहते हैं, तो ऐसे में दूसरे के दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो प्रशिक्षण में समझाया या सिखाया जाता है अपनी ज्ञान और समझ से कि दूसरों के दृष्टिकोणों को भी स्वीकार करें, उनको समझने की कोशिश करें कि क्या उनमें सकारात्मकता है जो हमारे हित में हो सकती है, कार्य के हित में हो सकती है, संस्था के हित में हो सकती है। तो दूसरे के दृष्टिकोणों को समझने में भी सक्षम बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि उनके दृष्टिकोणों से असहमति जता के किसी तरह का विरोध उत्पन्न कर दें।
कर्मचारी को नवीनता की तकनीकों से अवगत कराना तथा उन्हें दक्षता प्रदान करना। जो भी कर्मचारी वहाँ होते हैं तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाता है और उस टेक्नोलॉजी के उपयोग में लेने की उनको एफिशिएंसी, उनकी दक्षता प्रदान की जाती है, जिससे कि वो अधिक से अधिक उत्पादन में सहयोग कर सके। मानव संसाधन की क्षमताओं का विकास और उपयोग करना। प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि मानव संसाधन का विकास और उनका उपयोग करना, कि जिस कार्य के लिए उनका चयन किया गया है, जिस कार्य के लिए उनको भर्ती किया गया है, उस कार्य के लिए उन मानव संसाधनों का, चाहे वो नीचे के स्तर का कर्मचारी हो, मध्यम श्रेणी का हो या उच्च स्तरीय हो, प्रशिक्षण का उद्देश्य यही रहता है कि उनकी सारी क्षमताओं का उन्हें विकास किया जाए और उन विकसित क्षमताओं का उपयोग किया जाए। तो प्रशिक्षण के द्वारा उनकी क्षमताओं को निखारा जाता है एक तरह से और उनको उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, ये अगला उद्देश्य क्या है इसका? उनका मनोबल बढ़ाना। यानी कि जब सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और जो कोई कार्य दिए जाते हैं और उसके रिजल्ट को जब हम व्यक्तिगत रूप से देखते हैं तो एक आत्मानुभूति होती है कि आज हमने इतनी इकाइयों का उपयोग किया है, आज हमने ये सकारात्मक कार्य किया है। तो इस तरह से उनके मनोबल में वृद्धि होती है और प्रतियोगिता का भाव और धैर्य, समझ, इन चीज़ों के जैसे मूल्यों का भी विकास होता है, जो उसके कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। परिवर्तनशील वातावरण की अनिश्चितताओं एवं जटिलताओं के अनुकूल एवं लोचशील व्यवहार का निर्धारण करना। आपने देखा होगा कि औद्योगिक और उपक्रम जो क्षेत्र हैं वो अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता, इनकी जटिलता और समस्याओं से हमेशा जूझता रहता है। कभी मुद्रास्फीति हो गई, कभी दूसरा उत्पाद आ जाता है, कभी कोई दुर्घटना घट जाती है, कभी मंदी का दौर आ जाता है, कभी हड़ताल उत्पन्न हो जाती हैं, कभी वेतन वृद्धि को। तो इस तरह के परिवर्तनशील वातावरण में या फिर जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है या कोई आकर्षक वस्तु आ जाती है जिससे हमारे उत्पादन के प्रति आकर्षण कम हो जाता है, तो ऐसे परिवर्तनशील जो चेंजिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें जो भी अनसर्टेन्स, जो भी सरकमस्टांसेस होती हैं जो निश्चित नहीं है, ऐसी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो पहले से निर्धारित नहीं की जा सकती, इस तरह की अनिश्चितताओं को और जटिलताओं को के प्रति कर्मचारियों को अनुकूल बनाने के लिए उनके जो बिहेवियर है उनको लोचशील बनाए, एक तरह से फ्लेक्सिबल, यानी कि जैसी भी परिस्थिति हो कर्मचारी इसी के अनुसार ढल जाए। तो उनको लोचशील व्यवहार बनाने के लिए भी ट्रेनिंग पर बल दिया जाता है। उनको हर एक कार्य की, हर एक परिस्थिति, हर एक घटना दुर्घटना, जोखिम, लाभ, हानि, इन चीज़ों के संबंध पहले से उनको प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वो हर परिस्थिति में ढल जाए। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार करना। जो भी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी कार्य क्षमता में सुधार किया जाता है, यानी कि प्रति इकाई जो उत्पादन क्षमता है उसमें विकास किया जाता है। यानी कि प्रशिक्षण से पहले कोई व्यक्ति कोई चीज़ का उत्पादन करता है, माना कि दिन भर में वो 8 घंटे में 12 इकाइयों का उत्पादन करता है या 15 का करता है, तो उसमें किस अनुपात में वृद्धि होती है? प्रशिक्षण के उपरांत वो उसमें 1 इकाई की वृद्धि करता है, 2 की वृद्धि करता है, या ये भी समझिए कि वो इकाई वही रहती है लेकिन जिन चीज़ों का उत्पादन कर रहा है उन चीज़ों की गुणवत्ता और आकर्षण में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से उनकी कार्य क्षमता में सुधार करना भी प्रशिक्षण का उद्देश्य है। योग्य कर्मचारियों की निरंतर बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करना। प्रतियोगिता के युग में जो भी उत्पादन कार्य किए जाते हैं या जो भी कोई टेक्निकल कार्य की जाती है, कोई भी सेवाएं भी हैं, तो बेहतर से बेहतर देना बहुत आवश्यक हो जाता है, अन्यथा प्रतियोगिता उसको बाजार से बाहर कर देती है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में जो योग्य कर्मचारियों की जो बढ़ती आवश्यकता होती है उसकी भी पूर्ति ट्रेनिंग के द्वारा की जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि हर पद के लिए, हर कार्य के लिए नई नई भर्ती की जाए, नए नए कर्मचारियों का चयन किया जाए। तो उसके लिए यही किया जाता है कि उन्हीं कर्मचारियों में उनको ही प्रशिक्षित करके कुछ नई नई तकनीकों को ज्ञान दे करके उन्हीं से वो कार्य लिया जाए।
जिससे कि लागत में वृद्धि ना हो सके। कर्मचारी में आत्मविश्लेषण करने की योग्यता का भी विकास करना। जब कोई कर्मचारी किसी भी कार्य से जुड़ा रहता है, कोई भी उत्पादन कार्य है या सेवा का कार्य है या कोई बैंकिंग का कार्य है, तो उन कर्मचारियों में आत्मविश्लेषण करने की, अपने आप में ही उनमें सेल्फ एवोल्यूशन की क्वालिफिकेशन डेवलप हो जाती है कि किस ट्रेनिंग करने के बाद में कि हमने जिस कार्य के लिए हमको भेजा गया है कि वास्तव में उसको हम आत्मिक रूप से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, संस्था के प्रति हम कितने ईमानदार हैं, संस्था हमारी तरफ से हमारे लिए कितना कर रही है और हम संस्था को रिटर्न में क्या दे रहे हैं। इस तरह की जो